Hello friend, welcome back to our channel. I am creating a video on ASEAN. तो आज हम ASEAN के बारे में जानेंगे। तो ASEAN जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कब बना था, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटो क्या है एंड इसकी मेंबर्स जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। So first is what is the full form of ASEAN? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन है एक, मतलब एक संगठन है जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, एसोसिएशन, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो रखी है, ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक एसोसिएशन है एंड जिसका फॉर्मेशन होता है आपका 1967 में एंड जिसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बैंकॉक थाईलैंड में होता है एंड एक डिक्लेरेशन था जो इसके फॉर्मेशन से संबंधित है, रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड बैंकॉक डिक्लेरेशन, ऑल्सो नॉन एज आसियान डिक्लेरेशन। इसको आसियान डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो आसियान फॉर्मेशन ईयर इज 8 अगस्त 1967। इस दिन आसियान डे भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आसियान का फॉर्मेशन ईयर है। तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका फॉर्मेशन हुआ था, विच डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आसियान। सो बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑल्सो नॉन एज आसियान डिक्लेरेशन भी कहते हैं कि कौन सा ऐसा घोषणा पत्र है जो आपके बैंकॉक मतलब आसियान के फॉर्मेशन से संबंधित है, तो उसे कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। एंड जो फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज थी सबसे पहले, तो वो कौन थी आसियान की, तो देखिए IMPST, I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस एंड S फॉर सिंगापुर एंड T फॉर थाईलैंड। यहाँ पे थाईलैंड नहीं दिया है एंड 5 कंट्रीज थी जिन्होंने आसियान का फॉर्मेशन किया था। तो बाद में आपकी अन्य कंट्रीज जुड़ती है एंड 5 कंट्रीज जो बाद में आपकी मेंबर्स बनती है आसियान की। तो ये 5 कंट्रीज जो कि आसियान का फॉर्मेशन के समय से ही आसियान की मेंबर्स रही है, लेकिन जो ब्रुनेई दारुसलाम है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है एंड कंबोडिया है, वो बाद में इसका पार्ट बनते हैं। तो टिमोर लेस्टे ईस्ट एशियन एक नेशन है, ईस्ट एशियन बुल इज एन ऑब्जर्वर स्टेटस, यानी ये ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है इसको हाल ही में। सो आसियान हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है आपके आसियान का। ऑब्जेक्टिव जो कि बैंकॉक जो डिक्लेरेशन था उसमें दिया गया था आपका 1967 में, घोषणा पत्र था, उसमें इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य लिखे गए कि व्हाट इसके मेन एम क्या है, आसियान क्यों हम आसियान का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका मेन एम क्या है, तो प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर हमें प्रमोट करना है, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, टी है, एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी आर्थिक वृद्धि समृद्धि है एंड सोशल प्रोग्रेस सामाजिक प्रगति एंड कल्चर डेवलपमेंट करना है। जितने भी कंट्रीज हैं उनके मध्य पीस एंड स्टेबिलिटी स्थिरता होनी चाहिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। उन देशों के मध्य इकोनॉमिक को लेकर जो ग्रोथ है, जो ट्रेड है उसको लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सोशल प्रोग्रेस सामाजिक प्रगति मतलब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सम अदर्स में, एंड जितने भी कल्चर डेवलपमेंट है, हम एक जितनी भी कंट्रीज है वो अपना कल्चर को शेयर कर सकती है एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट इज कोलैबोरेट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी एग्रीकल्चर की जो भी गुड्स है एंड इंडस्ट्री, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको लेके भी आप एग्रीमेंट करेंगे। आपने सुना होगा RCEP, रीजनल RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि आपका आसियान के एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। यहाँ पे जो 6 कंट्रीज थी आसियान की उससे रिलेटेड था और उसमें वो 10 कंट्रीज भी इसका पार्ट थी। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके द्वारा जो
एक दूसरे देशों में गुड्स बेचती है उसको मतलब बहुत कम प्राइस पे, बहुत लो कॉस्ट पे आप अपने प्राइस पे दूसरे देशों में अपने वस्तुएं को भेज सकते हैं, यानी निर्यात कर सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट से 2019 में आपका इंडिया बाहर हो चुका था, क्योंकि इंडिया का मानना था कि जो चाइनीज गुड्स थी वो भी इसमें मतलब इसके थ्रू भारत में आ जाएगी काफी मात्रा में, जिसके कारण भारत का जो घरेलू उद्योग है, घरेलू व्यापार है, वो डोमेस्टिक ट्रेड उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो क्योंकि चाइना भी आसियान +6 में आता है, जो 6 कंट्रीज है उसमें आसियान भी उसका पार्ट था, तो इंडिया ने आरसीपी ज्वाइन नहीं किया। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था आपका आसियान, यानी ट्रेड से रिलेटेड था वहां पे। ओके, फिर है प्रमोट म्यूचुअल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन रिसर्च, यानी हमें पारस्परिक जो देशों के मध्य ट्रेनिंग और रिसर्च को प्रमोट करना है। मेंटेन क्लोज कॉपरेशन एंड एक्साइटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्लोज कॉपरेशन रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस, हमें क्षेत्र में पीस, शांति और स्थिरता को स्थापित करना है। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट करना है। एक दूसरे का कल्चर शेयर करना है। इकोनॉमिक मतलब जो भागीदारी है उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एंड कोलैबोरेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इंडस्ट्री के मामले में सपोर्ट करना है। ट्रेड को लेकर सपोर्ट करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी को एक दूसरे में ट्रांसफर करना है। एंड प्रमोट म्यूचुअल एग्जिस्टेंस इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी ट्रेनिंग एंड रिसर्च को लेकर म्यूचुअल जो कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ाना है। मेंटेन क्लोज कॉपरेशन विद एक्साइटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज कॉपरेशन रखता है अन्य इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल इसके है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ ईच मेंबर, यानी हमें एक दूसरे की जो संप्रभुता है, एक दूसरे हर कंट्रीज की, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसका सम्मान करना है, आपकी संप्रभुता का हर देश। नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर, यानी किसी भी दूसरे देश के जो इंटरनल अफेयर्स है, इंटरनल आंतरिक मामले हैं, उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। ओके, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पीसफुली मीन्स, और जितने भी विवाद है उनको सेटल करना है, उनको डिस्प्यूट को निपटाना है पीसफुल मीन्स में। इफेक्टिव रीजनल कॉपरेशन, यानी हमें एक प्रभावशाली रीजनल कॉपरेशन बनाना है, यानी क्षेत्रीय सहयोग करना है एक दूसरे। तो 4 इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ आसियान नेशन। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी फॉर ईच मेंबर स्टेट, यानी हर कंट्रीज की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, उसकी संप्रभुता को रिस्पेक्ट करना है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। थर्ड इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पीसफुली मीन्स, यानी जो डिस्प्यूट है उसको पीसफुली सेटल करना है, उसको पीसफुली रिजॉल्व करना है। इफेक्टिव रीजनल कॉपरेशन, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ आसियान कंट्रीज। तो इफेक्टिव रीजनल कॉपरेशन यानी प्रभावशाली आपको सहयोग रखना है। तो फर्स्ट इज रीजनल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ ईच मेंबर स्टेट। नेक्स्ट इज नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। थर्ड इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पीसफुली मीन्स। एंड रिन्यूएशन ऑफ यूजेस ऑफ फोर्सेस, जो रिनंशिएशन होती है, जो फोर्स होता है उसका भी अच्छे से उसका यूज नहीं करना है। इफेक्टिव रीजनल कॉपरेशन दिस इज। तो अब आता है कि आपका आसियान का जो विजन है, जो मोटो है, तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, दिस इज द विजन ऑफ आसियान नेशन। तो ये विजन है आसियान का, ये अब हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द मोटो ऑफ आसियान। तो वहां पे 4 ऑप्शन थे। तो आसियान का जो मोटो है वो है आपका 1 विजन, एक दृष्टि, एंड 1 आइडेंटिटी, सबकी एक पहचान, एंड 1 कम्युनिटी यानी एक समुदाय। तो ये दिस इज द मोटो ऑफ आसियान नेशन। तो सिग्निफिकेंस के यही है, प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन, बूस्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी आर्थिक एकीकरण को बूस्ट करना है साउथ एशियन नेशन के मध्य, एंड सर्व अ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड ग्लोबल पावर। तो ये आसियान के बारे में था। तो फॉर्मेशन ईयर इज 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड। एंड विच डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द आसियान फॉर्मेशन, तो आसियान डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन। एंड जो इसकी जिन जिन कंट्रीज ने इसको फॉर्म
फॉर्म किया था, तो उसका ट्रिक है IMPSP। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तो बाद में अन्य कंट्रीज इसमें ऐड होती है। 10 कंट्रीज वर्तमान समय में इसकी मेंबर है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, आसियान का। तो आसियान की जितनी भी मीटिंग होती है उसमें इंडिया को एज अ समिट लेवल पार्टनर के तौर पे आमंत्रित किया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है। लेकिन जैसे आज आपका आसियान की मीटिंग हुई एंड दूसरे दिन समिट लेवल पार्टनर, यानी कि इंडिया को भी बुलाया जाता है। और इंडिया क्योंकि आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ जो अन्य देश है वो भी मतलब इस समिट के थ्रू मतलब बातचीत जारी रखते हैं, कॉपरेशन जारी रखते हैं। ओके, तो ये था इंडिया। तो सबसे पहले ARF आपने सुना होगा, आसियान रीजनल फोरम, इंडिया पार्ट बनता है 1997 में। आसियान का जो डायलॉग पार्टनर है उसका पार्ट बनता है आप इंडिया। 1992 में आसियान का जो समिट लेवल पार्टनर है वहाँ पे इंडिया समिट लेवल पार्टनर बनता है 1996 में। और आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन होता है इंडिया और आसियान के भी 2012 में, जो कि 1992 से आपका चला आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज आसियान का जो वो है, आसियान का जो RCP है, RCP था ना आसियान, और 10+6 और कंट्रीज थी इसमें, जैसे जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, एंड आपका चाइना हो गया। तो RCP उनसे रिलेटेड था, और इंडिया अभी 2019 में RCP से बाहर निकल चुका है। तो ये था आसियान के बारे में आपका। तो फर्स्ट इज फुल फॉर्म इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान के साथ अपने कॉपरेशन को और अधिक मजबूत करने के लिए एंड जापान के साथ इनके लिए इंडिया ने एक पॉलिसी लॉन्च की गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। बाद में ये आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन जाती है कब 2014 में। 1991-92 में इसे लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आते हैं उसके बाद वो इस पॉलिसी को मॉडिफाई करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम से इसको बना देते हैं। तो ये आसियान के बारे में ब्रीफ था आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।